हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। हम चुनाव और आचार संहिता पर एक पूरी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने ईवीएम मशीन के बारे में, आचार संहिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। आज हम जानेंगे चुनाव आयोग किसी भी प्रत्याशी को, कैंडिडेट को कितना खर्च करने की अनुमति देता है, खर्च करने की सीमा क्या है, खर्च कैसे की जा सकती है, और चुनाव में खर्च से संबंधित कुछ बातें आज हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से संबंधित बहुत काम की बातें हम इस चैनल में आपको बता रहे हैं। इस सीरीज को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। आप लास्ट तक अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, आज के चुनाव में खर्च। तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी कानून निर्मात्री संस्था संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के हर कोने से चुनकर आते हैं। बदलते समय में देश में चुनाव में बढ़ते खर्चों को देखते हुए अब इस बात पर बहुत चिंता व्यक्त की जाने लगी है कि क्या संसद में सिर्फ वही लोग चुनकर पहुंचेंगे जिनके पास रुपया है, धन है, संपदा है। क्या जनता का प्रतिनिधि होने के लिए सिर्फ धनी होना ही एक आवश्यकता है? लोगों में सेवा भावना और ईमानदारी की क्या अब कोई कद्र नहीं रह गई? चुनाव में कितना धन खर्च करने की अनुमति चुनाव आयोग देता है, इसे हम जानते हैं आज के इस टॉपिक में। तो चुनाव आचार संहिता के नियम 90 में हाल ही में परिवर्तन किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय को या चुनाव खर्चे को लोकसभा और विधानसभा के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की ऊपरी सीमा हर राज्य में अलग अलग होगी। इन राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर छोटे और बड़े राज्यों में बांटा गया है। बड़े राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों को रखा गया है, और वहीं छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, अंडमान निकोबार और अन्य पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए व्यय सीमा बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दी है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, पहले ये सीमा 40 लाख रुपए थी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए लाखों रुपए नहीं है तो वो चुनाव में क्या करेगा। और अब वर्तमान समय में उसकी सीमा बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दी है, और छोटे राज्यों में यह सीमा 22 लाख रुपए से बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा 70 लाख रुपए है। विधानसभा में चुनाव के लिए बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है, और वहीं लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए सुरक्षा राशि, इसे जमानत राशि भी कहा जाता है, एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, ये 25,000 रुपीज जो है ये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य किया गया है। यदि उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल मतों का छठा हिस्सा, अंडरलाइन करना चाहिए उन लोगों को जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उम्मीदवार या कैंडिडेट जो टोटल मत पड़े हैं, टोटल वोट पड़े हैं, उसका 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में असफल रहता है तो यह राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेता है, और इसे ही जमानत जब्त हो जाना कहा जाता है। भारत में पहले 3 लोकसभा चुनावों में सरकारी खर्च हर साल लगभग 10 करोड़ रुपए आता था। 2009 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 1483 करोड़ हो गया था, जो कि 2014 में 3 गुना बढ़कर 3870 करोड़ रुपए हो गया। एक रोचक बात और यह है कि 1952 में हर एक वोट पर सरकार को 62 पैसे का खर्च आता था, जो कि 1 रुपए से कम था। 2004 में यह 17 रुपए हो गया, और 2009 में 12 रुपए प्रति वोटर आ गया। तो ये 2004 से 2009 में जो कीमत कम हुई, इसका कारण था ईवीएम मशीन। 2004 में जो 17 रुपए की कीमत थी और 2009 में जो 12 रुपए की कीमत हो गई, इसके पीछे बड़ा कारण है मतपत्र, जो बैलेट पेपर हैं उनको लाने ले जाने में, उनकी प्रिंटिंग में, उनकी सुरक्षा में कमी आई, क्योंकि इसकी जगह ईवीएम मशीन ने ले लिया। ईवीएम मशीन पर हमने पूरा का पूरा एक लेक्चर सीरीज किया है, आप जरूर पहले उस लेक्चर को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ईवीएम क्या है और ईवीएम के आने पर चुनाव में किस तरह के फायदे चुनाव आयोग को हुए और जनता को कैसी सुविधा हुई। आइए समझते हैं खर्चों से संबंधित और इंपॉर्टेंट बातों को। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। अब चुनाव खर्च को लेकर हर उम्मीदवार को एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना भी जरूरी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा को बहुत ही सख्ती से लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्चों को लेकर काफी सख्ती दिखा चुका है।
ताकि हर तबके का आदमी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार हो सके। जानते हैं चुनाव में होने वाले सामान्य खर्चे कौन कौन से होते हैं। चुनाव के दौरान हर पार्टी को प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, बैनर, होर्डिंग्स, पर्चे और अन्य प्रचार सामग्री, वाहन के किराए, टीवी और अखबारों में मार्केटिंग पर होने वाले खर्चे, पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के खाने पीने का खर्च और कुछ मामलों में मतदाताओं को सीधे तौर पर नकदी उपलब्ध कराई जाती है। अब तो फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भी चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। कई राजनीतिज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन चुनावों में मुख्य खर्च बूथ प्रबंधन, जिसे हम बूथ मैनेजमेंट कहते हैं, उस पर होता है। यहाँ पर मतदान केंद्रों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में रुपया खर्च होता है। कुछ प्रत्याशियों ने तो यहाँ भी स्वीकार किया है कि चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए एक प्रत्याशी को सिर्फ 70 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति देता है, लेकिन वास्तव में जो चुनाव का खर्च है वो लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति प्रत्याशी तक जाता है। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं? मतलब समझें कि कोई उम्मीदवार जो 2 करोड़ रुपए लगाकर चुनाव लड़ेगा, तो क्या वो जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ेगा? 2 करोड़ रुपए क्या वो सेवा करने के लिए खर्च करेगा? नहीं, ये बहुत भयावह, बहुत डरावने आंकड़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ेगी वैसे वैसे देश में धन बल, बाहुबल, इनका राज बढ़ने लगेगा, सेवा की भावना कम होने लगेगी और ये हाल ही के वर्षों में दिखाई भी पड़ने लगी है। तो चुनाव में खर्च बढ़ने के क्या नुकसान हैं, आइए इस बात को भी समझते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि चुनाव में जो खर्च बढ़ रहे हैं इसका सबसे बुरा असर उन प्रत्याशियों पर पड़ रहा है जो कि गरीब हैं, लेकिन जनता की सेवा करने से अपना मन बना रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में खर्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अधिक रुपया नहीं होने के कारण चुनाव में अपना प्रचार वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं और फलस्वरूप ऐसे लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं और जनता के प्रतिनिधि ऐसे लोग बन जाते हैं जो कि जनता की समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते। इसीलिए अब भारत को मनी, मसल और माइंड का संयोजन कहा जाने लगा है। चुनाव 3 चीजों का खेल बनकर रह गए हैं: पैसा, ताकत और दिमाग। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 16वीं लोकसभा में लगभग 34% प्रतिनिधि आपराधिक रिकॉर्ड रखते थे, जिनमें कुछ पर हत्या, लूट और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। चुनाव के खर्चों में हो रही बेतहाशा वृद्धि लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा है। इस बात को आपने स्पष्ट समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव में बढ़ते हुए खर्च आपको और हमको इस बात के लिए जगाने के लिए काफी हैं कि चुनाव या जनप्रतिनिधि बनना अब सेवा भाव का काम नहीं रह गया है, ये मसल, पावर और माइंड का खेल रह गया है। बहुत ध्यान से समझें इस बात को, क्योंकि चुनाव में होने वाले खर्चों को कम करना होगा, जिससे कि ऐसे प्रत्याशी सामने आए जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। और ऐसा करके ही, मतलब चुनाव के खर्चों को कम करके ही लोकतंत्र के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल विधिक शिक्षा को। जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जागरूक बनिए, सशक्त बनिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।